हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कार्नोट्स इंजन। तो कार्नोट्स इंजन हमारे पास क्या होता है? कार्नोट्स इंजन इज बेसिकली इज अ हीट इंजन, and heat engine is a practical arrangement which is used to convert heat into mechanical work. तो any engine which is used to convert heat into mechanical work is termed as heat engine. तो एक हमारे पास सादिक कार्नोट ने एक इंजन कंसीव्ड किया था जो कि थियोरेटिकली था, जिसका प्रैक्टिकल वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि फ्री था फ्रॉम ऑल द इम्परफेक्टनेस ऑफ एक्चुअल इंजन्स। इसी के लिए जो कार्नोट ने हमें इंजन दिया था, एक थियोरेटिकल इंजन, उसको हम एक स्टैंडर्ड इंजन की तरह लेते हैं और जो हम एक्चुअल इंजन्स बनाते हैं उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग ये जो कार्नोट इंजन है, जो थियोरेटिकल इंजन है, उससे हम कंपेयर करते हैं। जो ये कार्नोट इंजन है वो एक थियोरेटिकल इंजन है, तो जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो हमेशा क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि वो जो इंजन है वो जो एक्चुअल इंजन्स में इम्परफेक्टनेस होती है वो उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि वो एक आइडियल थियोरेटिकल इंजन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या रहेगी? हाईएस्ट। तो इसलिए जो हम प्रैक्टिकली इंजन बनाएंगे, अगर हमें उन दो सभी इंजन्स को कंपेयर करना है परफॉर्मेंस को, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? जो हमारे पास स्केल है वो क्या है? कार्नोट हीट इंजन। तो जो कार्नोट हीट इंजन है वो इज गिव्ड एन आइडियल थियोरेटिकल इंजन फ्री फ्रॉम ऑल द इम्परफेक्टनेस ऑफ एक्चुअल इंजन्स एंड हेंस नेवर रियलाइज्ड इन एक्चुअल practice, but his imaginary engine is however taken as a standard engine against which the performance of actual engines is judged. जो कार्नोट्स आइडल इंजन है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या कंसिस्ट ऑफ होता है? एक होता है हमारे पास वर्क सिलेंडर, जो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं। कार्नोट्स आइडल इंजन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। जो हमारे पास ये सिलेंडर है जिसको अभी हमने सर्कल किया है, इसकी वॉल्स क्या होती है? इस परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, और जो नीचे जो बेस होता है वो क्या होता है? कंडक्टिंग। और जो इसके अंदर जो भरा होता है वो एक परफेक्ट गैस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्किंग सब्सटेंस। और उसको हमने फिट किया होता है परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, अपॉन विच जिसके ऊपर हमने क्या रखे होते हैं? वेयर्स इज प्लेस्ड। एक इस हीट इंजन में हमारे पास क्या होता है? सोर्स, जिसका हमने रखा होता है टेम्परेचर T1, हॉट बॉडी होती है, और इन्फानाइटली लार्ज हीट कैपेसिटी, जिसकी हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? इन्फानाइटली लार्ज। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन्फानाइटली लार्ज हीट कैपेसिटी का एक सोर्स, इसलिए हम इस इंजन को क्या बोल रहे हैं? आइडियल थियोरेटिकल इंजन। तो एक हमारे पास इसमें क्या है? सोर्स हमने लिया जो रखा हुआ है हाई टेम्परेचर T1 पे, और इसकी जो हीट कैपेसिटी मेंटेन्ड है वो इन्फानाइटली लार्ज हीट कैपेसिटी पे हमने उसको मेंटेन किया हुआ है, ताकि उसका टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। एक हमारे पास हमने रखा हुआ है कोल्ड बॉडी ऑफ इन्फानाइटली लार्ज हीट कैपेसिटी, और उसको हमने किस पे मेंटेन किया हुआ है? एट लोअर टेम्परेचर T2। ये क्या काम कर रहा है? एज अ सिंक। तो एक हमारे पास हो गया सिलेंडर, एक हमारे पास हो गया सोर्स जिसको हमने रखा है हाई टेम्परेचर T1, एक हमारे पास है सिंक जिसको हमने रखा हुआ है लो टेम्परेचर T2, और एक हमारे पास क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड। जो इंसुलेटिंग स्टैंड है उसको हमने क्या रखा हुआ है? जो इंसुलेटिंग स्टैंड है वो यूज्ड होता है एज अ स्टैंड फॉर द सिलेंडर, और इस सिलेंडर को हम लोग किसी के ऊपर भी प्लेस्ड कर सकते हैं। सोर्स के ऊपर भी प्लेस करेंगे, स्टैंड के ऊपर भी प्लेस करेंगे, और सिंक के ऊपर भी प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? कार्नोट आइडल इंजन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर विथ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बट परफेक्टली कंडक्टिंग बेस कंटेनिंग एयर होते हैं, जिसको हमने सपोज किया है कि वो बिहेव करेगी लाइक अ परफेक्ट गैस as the working substance and fitted with a perfectly insulating and frictionless piston upon which weights can be placed. एक हमारे पास क्या है? हॉट बॉडी है of infinitely large heat capacity maintained and constant high temperature T1 absolutely serving as the source of heat. एक हमारे पास क्या था? कोल्ड बॉडी of infinitely large heat capacity maintained at a lower
constant temperature T2 absolutely serving as the sink. तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया सिलेंडर, सेकंड हो गया एक हॉट बॉडी, थर्ड हमारे पास क्या हो गया कोल्ड बॉडी, और फोर्थ हमारे पास क्या है अ परफेक्टली इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म सर्विंग एज अ स्टैंड फॉर द प्लेटफॉर्म. एंड द सिलेंडर में बी प्लेस्ड ऑन एनी ऑफ द थ्री बॉडीज, सेकंड थर्ड और फोर्थ. सोर्स पे भी रख सकते हैं, सिंक पे भी और स्टैंड पे भी. एंड मे बी मूव फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट फ्रिक्शन. जब इनको मूव करेंगे फ्रॉम वन टू अनदर तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज विदाउट डूइंग एनी वर्क. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्नोट साइकिल कि कार्नोट जो साइकिल है वर्किंग सब्सटेंस वो कैसे वर्क करेगा इंजन. तो इंजन कैसे वर्क करेगा, जो हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम सब्जेक्ट करवाएंगे टू 4 ऑपरेशंस, जिसमें 2 जो होंगे वो होंगे आइसोथर्मल ऑपरेशंस एंड 2 आज द एडियाबैटिक ऑपरेशंस होंगे. और जब हम ऑपरेशन करवाएंगे जो हमें साइकिल मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्नोट साइकिल. तो अब हम क्या करवाएंगे, हमने क्या कंसीडर किया है, लेट द सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, तो लेट द सिलेंडर कंटेन 1 ग्राम मोल ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एंड द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द सब्सटेंस बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट A on the indicated diagram where it has temperature T1, pressure P1 and volume V1. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंडिकेटर डायग्राम. तो इंडिकेटर डायग्राम इज बेसिकली PV डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम. जो हम वर्किंग सब्सटेंस को हम जो 4 ऑपरेशन कराएंगे उसका हम किस पे डायग्राम बनाएंगे, PV डायग्राम. तो हमने माना है कि जो सब्सटेंस है सिलेंडर है जिसके अंदर हमने 1 ग्राम मोल ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस ली हुई है, उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन एट प्रेजेंट स्टार्ट में, अभी तक हमने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करवाया है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया PV डायग्राम बाय पॉइंट A. और इनिशियली जो उसका टेम्परेचर है वो T1 है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम क्या है V1. तो हमारे पास ये PV डायग्राम जो हमें 4 ऑपरेशन के बाद मिलेगा. तो जो A पॉइंट है वो क्या हमारा इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट वर्किंग सब्सटेंस का, जहाँ पे जो उसका प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम है V1 है एंड टेम्परेचर इज T1. तो फर्स्ट जो हम ऑपरेशन करवाएंगे वो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो ऑपरेशन 1 इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो जो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग सिलेंडर को किसके ऊपर रखेंगे, जो हमारे पास सिलेंडर है उसको हम किसके ऊपर प्लेस करेंगे, सोर्स के ऊपर. जो वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास सिलेंडर है इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स. तो जब हम सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखेंगे और जो पिस्टन है हमारे पास, पिस्टन के ऊपर हमने क्या रखे हुए हैं, वेट्स. सिलेंडर को हम रखेंगे सोर्स के ऊपर और जो हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हमने रखे हैं वेट्स है हमारे पास. इन वेट्स को हम स्लोली क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. तो जब हम पिस्टन को हम स्लोली डिक्रीज करेंगे, जो वेट हमने रखा हुआ है, तो जो पिस्टन है वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा. तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी. तो वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड होगी तो वो एक्सटर्नल वर्क करेगी इन रेजिंग द पिस्टन. तो जो वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड करेगी उसके कारण क्या होगा, तो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, फॉल, टेम्परेचर फॉल्स. बट जो हमारा सिलेंडर है वो किसके कांटेक्ट में है, सोर्स में. और इसकी जो वर्किंग सब्सटेंस जो नीचे वाली जो लेयर है, बेस लेयर है, वो क्या है, कंडक्टिंग है. और इस सोर्स के ऊपर रखे जिसको हमने मेंटेन किया हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1. तो जो नेसेसरी हीट जो भी चाहिए होगी वो क्या ले लेगा, ये कंडक्शन के थ्रू फ्रॉम दी सोर्स. इसलिए जो गैस एक्सपेंड होगी हमारी वो क्या होगी, आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी. गैस विल एक्सपेंड आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 ऑफ द सोर्स. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स एंड द लोड प्रेशर ऑन द पिस्टन हमने क्या किया, डिक्रीज्ड. तो लोड हमने डिक्रीज किया मीन्स प्रेशर इज डिक्रीज्ड. तो जो वर्किंग सब्सटेंस है दस एक्सपेंड्स डूइंग एक्सटर्नल वर्क इन रेजिंग द पिस्टन. दिस वुड मेक द सब्सटेंस फॉल इन टेम्परेचर, but as it is in contact with the source it takes constant temperature T1 of the
सोर्स। और इस ऑपरेशन को हमने इंडिकेटर डायग्राम में किससे रिप्रेजेंट किया है? बाय द कर्व ए बी। जो पहले हमारे पास ए पे प्रेशर कितना था? P1 V1। अब बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो गया? डिक्रीज्ड। और वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज्ड। तो ये P है, ये V है, तो वॉल्यूम पहले V1 था, अब क्या हो गया? इंक्रीज्ड हो गया टू V2। और प्रेशर पहले P1 था, अब क्या हो गया? P2 डिक्रीज्ड। तो इसको हमने इंडिकेटर डायग्राम पे किस पे दिखाया हुआ है? फ्रॉम द पॉइंट बी पे। तो इंडिकेटर डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या देखा है? पॉइंट बी पे। तो ए भी हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट ऑपरेशन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन हमारे देन इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q1 जो हमारे Q1 मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली फ्रॉम A to B एट टेम्परेचर T1। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी भी क्या है? रिमेन्स अनचेंज। तो DU भी क्या है? 0। तो जितनी हीट चेंज इन हीट होगा उतना ही क्या होगा? वर्क डन के इक्वल। तो जो Q1 है वो मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग द पिस्टन फ्रॉम A to B एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। और इंडिकेटर डायग्राम में इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ए बी, जिसका मार्क है ए बी जी ई ए, ए बी जी ई ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क डन Q1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू V1 V2 PdV। हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में कि वर्क डन बाय द गैस कितना होता है? PdV। तो PdP को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? PV हमारे पास होता है RT, तो P को हम क्या लिख सकते हैं? RT बाय V। तो P क्या हो जाएगा हमारे पास? T क्या है? T1 RT1 V1 V2 DVV। तो ये हमारे पास, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? log E V। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? RT1 log E V2 बाय V1। और ये किसके इक्वल होगा? इज आल्सो इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल एरिया अंडर द PV डायग्राम, वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय द गैस। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो जो Q1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? एरिया ABGEA। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है? अडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हमने क्या किया है? सिलेंडर को रिमूव किया है फ्रॉम द सोर्स और हमने किसके ऊपर रखा है? किस इंसुलेटिंग स्टैंड पे। Cylinder is removed from the source and is placed on the insulating stand। तो इंसुलेटिंग, तो अब हमने सिलेंडर को किसके ऊपर रखा है? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। तो अब हमने क्या किया? फिर से हम लोग क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे लोड फ्रॉम द पिस्टन से। तो प्रेशर हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा। तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। पर क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? अडियाबैटिकली, मतलब नो हीट एक्सचेंज। कोई भी हीट क्या है? वो एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो DQ क्या है इसमें? 0। तो गैस कैसे एक्सपेंड हो रही है? अडियाबैटिकली। नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। तो जो सब्सटेंस परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क करेगा इन रेजिंग द पिस्टन, वो किस पे एक्सपेंस होगा? इज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। और जो उसका टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और इसका टेम्परेचर किस पे फॉल हो जाएगा? एंड टेम्परेचर फॉल्स टू T2। तो टेम्परेचर पहले T1 था, अब फॉल होके कितना हो जाएगा? T2। तो जो गैस है वो क्या होगी? इज दस एडियाबैटिकली एक्सपेंड। और हमने इसको आइसोथर्मल कर्व से हमने इसको किस पे दिखाया हुआ है? हमने दिखाया हुआ है अलोंग BC। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट ऑपरेशन जिसको हमने दिखाया था अलोंग द कर्व AB। सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास अडियाबैटिक, जिसको हमने दिखाया अलोंग द कर्व BC। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या था? P2 V2। अब हमारे पास प्रेशर हमने फर्दर डिक्रीज किया फ्रॉम P2 टू P3। वॉल्यूम हमारे पास फर्दर इंक्रीज हो गया फ्रॉम V2 टू V3। नाउ हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग दिस अडियाबैटिक एक्सपेंशन।
तो हमारे पास क्या है, सिलेंडर इज रिमूव फ्रॉम द सोर्स, पुट ऑन द इंसुलेटिंग सिलेंडर, further decreasing the weight on the piston, substance is allowed to expand, expansion is completely adiabatic, no heat, as no heat can enter or leave the system, system does the work in raising the piston at the expense of its internal energy, and its temperature therefore falls to T2, the temperature of the sink, it has been represented by the adiabatic curve PC. If P3 V3 be the pressure and volume of the substance at C, अब हम क्या देखेंगे, देन वर्क डन बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बी टू सी, एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना होगा, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, पी डी वी। तो वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो रहा है, फ्रॉम वी टू वी थ्री। अब हमारे पास एडियाबैटिक इक्वेशन पे हमारे पास क्या होता है, पी वी गामा इज इक्वल टू के। तो प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन वी गामा। तो के अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन वी गामा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस गामा। लिमिट्स पुट करेंगे V2 V3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के V3 1 माइनस गामा माइनस के V2 1 माइनस गामा। तो के V3 हमारे पता है हमें P2 V2 PV गामा के होता है, तो P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो के की जगह हमने क्या पुट कर दिया, P3 V3 यहाँ पे पुट कर दिया P2 V2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 V3 माइनस P2 V2 1 माइनस गामा। अब हमें पता है नेक्स्ट कि जो PV होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, RT। तो जो P3 V3 है C पॉइंट पे, उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है गैस का, T2। ये हमने देखा था कि एट C जब वॉल्यूम P3 V3 होगा तो गैस का कितना फॉल हो जाता है टेम्परेचर, T2, और B पॉइंट पे गैस का जो टेम्परेचर था वो कितना था, T1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P3 V3 किसके इक्वल हो जाएगा, RT2, एंड P2 V2 किसके इक्वल हो जाएगा, RT1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RT2 माइनस RT1, 1 माइनस गामा, R कॉमन, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 गामा माइनस 1, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया अंडर दी कर्व। तो किसके इक्वल आ गया, BCGHP। तो फिर थर्ड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, थर्ड ऑपरेशन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे। पहले दो ऑपरेशन में हमने गैस को क्या किया, एक्सपेंड, अब हम क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस। तो थर्ड इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम फिर से सिलेंडर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फ्रॉम द इंसुलेटिंग स्टैंड और प्लेस करेंगे सिंक पे एट टेम्परेचर T2। फिर हम लोड ऑन द पिस्टन, पहले हमने डिक्रीज किया था, अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज। इसका मतलब हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस क्या होगी, कंप्रेस, और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, जो टेम्परेचर है गैस का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किस पे, T2 पे, क्योंकि जो हमने सिलेंडर है उसको हमने किस पे रखा हुआ है, सिंक है T2, जिसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो जो गैस है वो क्या हो रही है, आइसोथर्मली क्या हो जाएगी, कंप्रेस। और कितने टेम्परेचर पे वो कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है एट टेम्परेचर T2, जो कि क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। और इसको हमने एडियाबैटिक इंडिकेटर डायग्राम है उसको कौन से कर्व से दिखाया हुआ है, अलोंग दी CD। तो जो CD है वो हमारे पास क्या है, थर्ड ऑपरेशन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, P4 पहले था P3, और वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो गया फ्रॉम V3 टू V4। तो जो वर्क डन था वो सेम ही होगा जैसे हमने फर्स्ट केस ऑपरेशन में निकाला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। इसके अंदर भी जो वर्क डन है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इस वर्क डन का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय द CHFDC। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द गैस। तो अब हमारे पास क्या है, isothermal compression. The cylinder is removed from the insulating stand, placed on the sink at temperature T2. तो जो लोड था पिस्टन का स्लोली इंक्रीज्ड, तो गैसेस क्या हो जाएगी, compressed until its pressure and volume becomes P4 and volume V4 represented by the point D.
Heat developed due to compression immediately passes to the sink through the conducting base, और जो टेम्परेचर था वर्किंग सब्सटेंस का रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर T2। इसको हमने शो किया बाय द कर्व CD इन द इंडिकेटर डायग्राम। द क्वांटिटी ऑफ हीट Q2, जो Q2 हीट है जो रिजेक्टेड टू द सिंक है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इज इक्वल टू द वर्क डन on the working substance in compressing it isothermally from C to D। सेम होगा वर्क डन जो हमने फर्स्ट में निकाला था। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सेम PdV V3 to V4 हो रहा है। इसके अंदर PV किसके इक्वल होता है हमारे पास RT। टेम्परेचर इस टाइम कितना है हमारे पास T2, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस टाइम हमारे पास गैस का टेम्परेचर कितना है T2। अब हमें पता है अगर हम लिमिट्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है माइनस साइन, तो V4 टू V3 dV बाई V। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होगा, log E V। लिमिट्स पुट करेंगे V4 V3, हमारे पास क्या आएगी माइनस RT2 log E V3 बाय V4 विच इज इक्वल टू द एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम आइसोथर्मल कर्व CD। तो एरिया अंडर द आइसोथर्मल कर्व CD कितना हो जाएगा हमारे पास CD CGFDC, तो इज इक्वल टू CHFDC। फोर्थ ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास, लास्ट ऑपरेशन अडियाबैटिक कंप्रेशन। इसके अंदर हम फिर से गैस को कंप्रेस करेंगे और इसको वापस ले आएंगे इसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे, जो ओरिजिनल वॉल्यूम गैस का कितना था V1। तो हम गैस को इसकी ओरिजिनल स्टेट पे ले आएंगे जिस टाइम उसका टेम्परेचर था प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। तो हमने फिर से वर्किंग सब्सटेंस को किस पे रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, और जो लोड था फिर से उसको स्लाइटली क्या किया, इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज्ड किया, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज्ड होगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज्ड होगा, कंप्रेस हम करते रहेंगे। कब तक करेंगे गैस को कंप्रेस, जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो जाता टू T1 और सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आ जाता जो उसकी बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस में थी। ये जो कंप्रेशन है वो हो रहा है अडियाबैटिकली, इसके अंदर ना तो कोई हीट गेन हो रही है ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है। तो जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेज हमारे पास क्या होती है, अडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या हो रहा है, सिलेंडर इज अगेन ट्रांसफर टू द इंसुलेटिंग स्टैंड एंड द लोड ऑन द पिस्टन ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। सो दैट द सब्सटेंस अंडरगोज अ स्लो अडियाबैटिक कंप्रेशन एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस। टेम्परेचर फिर से क्या हो गया, फ्रॉम T2 टू T1। दिस कंप्रेशन इज कंटिन्यूड अंटिल इट्स टेम्परेचर राइजेस टू T1 and the substance comes back to its original state, that is pressure P1, volume V1 and temperature T1। तो जो internal energy of the substance थी वो क्या हो जाएगी, सेम, that is वो beginning में थी। This compression, इस compression को हमने किससे शो किया हुआ है, by the indicator diagram DA। और जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व DA जो है FEDAE। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। अब हमारे पास जो कार्नोट जो वर्किंग सब्सटेंस था वो बैक टू किस पे हो गया, अपनी इनिशियल स्टेट पे। तो जो फोर्थ साइकिल थे, फर्स्ट साइकिल था हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड अडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड था हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ साइकिल इज अडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जो वर्क डन ऑन द सब्सटेंस होगा ड्यूरिंग दिस अडियाबैटिक कंप्रेशन फ्रॉम D2 टू A, V4 टू V1 वो कितना होगा, PdV, इसके इक्वल होगा माइनस R T1 माइनस T2 गामा -1, जैसे हमने कैलकुलेट किया था फॉर द अडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया DFEAD। अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल। So during the above cycle of operations, जो working substance takes its an amount heat Q1 from the source in the first step में लेती है isothermal expansion में, और rejects करती है heat Q2 to the sink। तो net amount of heat absorbed by the substance क्या होगी, Q1 minus Q2 which is equal to the work done। At the same time जो net work done by the engine in one complete cycle वो कितना होगा,
अगर हम सारों को ऐड करें, एरिया ए बी जी ए फर्स्ट का एरिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारे पास कितना आएगा, एरिया ए बी सी डी। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया दिस। तो नेट वर्क डन बाय द कार्नोट्स इंजन इन कंप्लीट साइकिल कितना होगा, इज ए बी सी डी। तो नेट वर्क डन कितना आ गया इन वन साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द पीवी डायग्राम बाय द एरिया ऑफ द साइकिल। जो नेट वर्क डन है में ऑल्सो बी, नेट वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल में ऑल्सो बी गिवन बाय W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अगर हम फिर से हम W1 में जो हमने वर्क डन निकाला था वो कितना था, RT1 log ऑफ E V2 बाय V1। W2 में हमारे पास कितना था, RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1 प्लस W3 में हमारे पास वर्क डन कितना था, माइनस में था, तो माइनस RT2 log E V3 बाय V4 माइनस RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1। तो अब हम ये जो हमारे पास सेकंड है और फोर्थ है, ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, RT1 log ऑफ E V2 बाय V1 माइनस RT2 log E V3 बाय V4। नाउ अगर हम इंडिकेटर डायग्राम में देखें तो जो हमारे पास है, जो पॉइंट्स ए और डी हैं वो लाई कर रहे हैं सेम अडियाबैटिक डी पे, और जो पॉइंट्स बी एंड सी हैं वो भी किस पे लाई करें, सेम अडियाबैटिक पे बी सी पे। तो हमारे पास इस टाइम जो है तो ए और डी में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंस ए पॉइंट्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1। ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, T1, और वॉल्यूम क्या है, V1। तो T1 V1 गामा माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू, इस डी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, T2, और वॉल्यूम क्या है, V4, इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। सिमिलरली बी एंड सी लाई ऑन द सेम अडियाबैटिक कर्व, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस पॉइंट्स A and D lie on the same adiabatic curve, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1, और हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाय V4 गामा माइनस 1। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, B एंड C ऑल्सो लाई ऑन दी सेम adiabatic curve, तो सेम हमने क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय V3 गामा माइनस 1। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 बाय V4 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 बाय V3 गामा माइनस 1। तो और हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 बाय V4 इज इक्वल टू V2 बाय V3, डैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4,
और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें दिस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4। तो अगर हम क्या कर देंगे, जो V3 बाय V4 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाय V1। तो V3 बाय V4 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 बाय V1। तो नेक्स्ट वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, R T1 माइनस T2 log E V2 बाय V1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है, नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द सब्सटेंस इन द साइकिल, वो कितनी आई थी हमारे पास, Q1 माइनस Q2। और जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स थी वो क्या थी सब्सटेंस की, सेम है। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो W हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो W इज इक्वल टू हमारे पास R T1 माइनस T2 log ऑफ E V2 बाय V1। तो हीट क्या हो गया, हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो दस हीट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय द system and any amount of work can be obtained by simply repeating the cycle। तो हीट को हमने क्या कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या होगी आपके पास, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से, इज इक्वल टू हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। कितनी हीट है वो कन्वर्ट हुई है किसमें, वर्क में, डिवाइडेड बाय heat taken from the source। heat converted into work divided by heat taken from the source। तो heat converted into work कितनी है, Q1 माइनस Q2, और heat taken from the source क्या है, Q1। तो eta is equal to efficiency of the heat engine is equal to 1 माइनस Q2 by Q1। हमें ये भी, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 हमारे पास क्या है, R T1 माइनस T2 log E V2 माइनस V1। तो अगर हम रिप्लेस कर दें Q1 माइनस Q2 क्या है हमारे पास, R T1 माइनस T2 log E V2 बाय V1। और हमारे पास Q1 क्या था, R T1 log E V2 बाय V1। इससे कैंसल आउट हो गया, हमारे पास R से R कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, T1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन हमारे पास क्या आ गई, इक्वल टू आ गई, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स कर रही है ओनली on the temperature of the source and the sink and greater। और हमारे पास क्या हो सकता है, एफिशिएंसी है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि कभी भी जो टेम्परेचर है T1 का वो हमेशा ग्रेटर होगा T1 माइनस T2 से। तो जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 और 100%। तो जो और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या, कि जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1 और 100%। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।